तांबा गलाने की भट्टियों के प्रमाण। हाँ वो अभी लिखा देंगे। हाँ चलो ये मर्दभांड में ही लिखा दे, लिखो फटाक से। चलो लिख लिया तो कोई बात नहीं। तांबा गलाने की भट्टियों के प्रमाण, तांबा गलाने की भट्टियों के प्रमाण, क्योंकि प्रमाण में सभी लिख लो। अब लिखो अगले पॉइंट में स्टार और नोट लगाकर, आहड़ में अनाज रखने के दो बड़े, आहड़ में अनाज रखने के क्या प्राप्त हुए? पात्र प्राप्त हुए या बर्तन प्राप्त हुए, जिनके नाम क्या थे? गोरे व कोठे था। जिनका नाम गोरे व कोठे था। लिख लिया। अगले पॉइंट में लिखो, अगले पॉइंट में स्टार और नोट लगाकर लिखो। तांबा गलाने की भट्टियां लिख ली ना। अगले पॉइंट में लिखो अनाज पीसने या आटा पीसने की चक्की, आटा पीसने की चक्की। अरे बोलो मत, चुपचाप लिखते रहो। अनाज बोलो चाहे आटा बोलो, एक ही बात है। यहाँ पे बैठे प्रशिक्षण कर रहे हैं जैसे। अनाज, मैंने क्या बोला? अनाज ऑब्लिक करके आटा पीसने की चक्की। अगले पॉइंट में लिखो आटा को कैसे पीसते हैं, आटे को आटा के रूप में ही पीसते हैं। अगले पॉइंट में लिखो, आवाज नहीं, लिखो यहां से धूपदानियां, धूपदानियां, कौन सी दानियां? बिना हत्ते के मग प्राप्त हुए, बिना हत्ते के मग प्राप्त हुए। लिख लिया। मग यानी जग। मग प्राप्त हुए जो ईरान सभ्यता के समकालीन थे। ईरान सभ्यता के समकालीन थे। कौन सी सभ्यता के? स्टार और नोट लगाकर लिखो आहड़ सभ्यता का संबंध ईरान से। आहड़ व कालीबंगा भी लिख दो साथ में। आहड़ व कालीबंगा का संबंध कौन सी सभ्यता से? ईरान सभ्यता से। अगले पॉइंट में लिखो आहड़वासी खाने में किसका प्रयोग करते थे? लिखो फेवरेट चीज थी उनकी जवार की कड़ची। खाने में नहीं, खाने में सिर्फ चावल का। लिखो फटाक से। लिखो आहड़वासी खाने में चावल का प्रयोग तथा कृषि में जौ व चावल का, कृषि जौ व चावल की अलग अलग, साथ में नहीं है यहाँ पे। कंप्लीट ना, कृषि लिखकर बराबर करके आगे लिख दो जौ व चावल। आगे बढ़ो, स्टार और नोट लगाकर लिखो आहड़वासी, आहड़वासी शवों को, आहड़वासी शवों को खोज करता बताओ ना सर। अक्षय कीर्ति व्यास। आगे बढ़ो, आहड़वासी शवों को आभूषण, आभूषण व कपड़ों सहित, आभूषण व कपड़ों सहित दफनाते थे। लिख लिया।
अगले पॉइंट में लिखो, आहड़ से टेराकोटा पद्धति में निर्मित टेराकोटा पद्धति में निर्मित किसकी मूर्ति? बेल की मूर्ति प्राप्त हुई। टेराकोटा पद्धति में निर्मित बेल की मूर्ति प्राप्त हुई, जिसे बहुत बढ़िया बनासियन बुल कहा गया। कौन सा बुल? बनासियन बुल कहा गया। लिख लिया? डबल स्टार और नोट लगाकर लिखो, आहड़ से लिख लिया? डबल स्टार और नोट लगाकर लिखो, आहड़ से इंडो ग्रीक सिक्के प्राप्त हुए। इंडो ग्रीक सिक्के प्राप्त हुए। क्या हुआ? सिक्के पसंद नहीं आए क्या? इंडो ग्रीक सिक्के प्राप्त हुए। इन सिक्कों पर एक तरफ यूनानी शासक कौन? अपोलो का चित्रांकन है। किसका? अपोलो का। हॉलीवुड मूवीज देखते हो ना, उस हॉलीवुड मूवीज के अंदर वो तर्कस और बारी बारी ऐसे कपड़े पहनकर खड़ा रहता, सैनिक मतलब चेहरा एरा कुछ नहीं दिखता, ऐसे लगता है कि लोड़े का आदमी खड़ा है, उसे कहा गया अपोलो। कौन सा अपोलो? अपोलो। लिख लिया ना? अरे लिख लिया ना? हाँ, कोई पॉइंट और? आवाज नहीं। हाँ लिख लो एक, लिखो आहड़ से मात्र देवी, आहड़ से मात्र देवी व, पहले ये पॉइंट लिख लो, आहड़ से मात्र देवी व बेल की मण मूर्ति प्राप्त हुई। हाँ जी, अब बोलिए। नहीं नहीं, उधर का ही था, सिर्फ मुद्राएं प्राप्त हुई। हाँ नहीं बिल्कुल थे, पर सिर्फ यहाँ प्राप्त क्या हुई? मुद्राएं प्राप्त हुई। शासन वाला सिस्टम यहाँ नहीं है। ओके, जैसे आवाज नहीं, हम बेराट में पढ़ेंगे तो बेराट में बोलो मत, सुन लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेराट पढ़ेंगे तो बेराट के अंदर लिखेंगे यूनानी शासक मिनिएंडर की मुद्रा प्राप्त हुई। तो मिनिएंडर की मुद्रा प्राप्त होना इसका मतलब ये नहीं कि वो यहाँ पर शासन करते थे। हाँ किया था मुद्रा, उसके साथ मिहिर कुल का भी उल्लेख होगा जो हुणवंशी शासक था। छापो फटाक से। हाँ हाँ, जो तिरचुल क्या करना है? हाँ, तो तिरचुल का सिर्फ प्रमाण मिला किस पर? सिक्कों पर। लिखना चाहते हो तो लिख लो। हर पॉइंट सुनो। आप सोचते हो कि किताब के देखा देख पॉइंट लिखा दूं, नो, सिर्फ मैं महत्वपूर्ण बिंदु लिखाऊंगा, और जो जो छूटे और आपको लगे कि ये नहीं लिखा है वो उसको तो मेंशन करना ही। मैं कोई किताब थोड़ी छपा रहा हूं यहाँ पर, ये भी ध्यान रखना, पहले बोल रहा हूं। इनमें से पॉइंट देख लो, कोई छूटा हो तो फटाक से। टेराकोटा पद्धति लिखा दिया, लिखा दिया। यूनानी शासक, हाँ तर्कस, ये सुन लो, तर्कस जो है ना हाथ में लेकर खड़ा रहता था, कौन? अपोलो। मतलब अपोलो के साथ आ गया कौन? तर्कस। अगले में देख लो, कच्ची ईंटें आ गया, ग्रामीण सभ्यता आ गया, 3 और 6 चूल्हे, संयुक्त परिवार, चावल। हाँ एक लिखो, आवाज नहीं, आवाज नहीं। आहड़वासी, आहड़वासी कुत्ते को पालते थे।
किसको? कुत्ते को पालते थे। लिख लो फटाक से, कुत्ते को पालते थे। अब आवाज नहीं, अब फटाक से बोर्ड पर देखो। अब अगली जो सभ्यता आ रही है बहुत महत्वपूर्ण सभ्यता है, ज्यादा पॉइंट नहीं है, 4 या 5 पॉइंट ही है, पर है सबसे महत्वपूर्ण। सुन लो, अगली सभ्यता है कौन सी? सुन लो, सिर्फ 4-4, 5-5 लाइनें हैं। चलो, समझाना ही नहीं है, छापो छापो फटाक से। आवाज मुझे, मैंने बोला ना 1% भी पसंद नहीं है, लिखो फटाक से। गणेश्वर सभ्यता, और गणेश्वर सभ्यता के सीधे पॉइंट लिखो। पहले जिला लिख, बोला ना 1% भी पसंद नहीं है, लिखो फटाक से। गणेश्वर सभ्यता, और गणेश्वर सभ्यता के सीधे पॉइंट लिखो। नदी, पहले जिला लिख लो, जिला। नीम का थाना सीकर, पूरा लिख लो, नीम का थाना सीकर। जिला मतलब सीकर, और सीकर में कहा? नीम का थाना। नदी लिखो कांतली, नदी कांतली। अगले पॉइंट में लिखो खोज। अगले पॉइंट में आराम से मैं 3 बार बोल दूंगा, आप लिखते रहो। खोज, खोज में लिखो आर.सी. अग्रवाल, आर.सी. अग्रवाल। 1971 और 2, 71 और 72 में। आगे बढ़ो। उत्खनन, उत्खनन, उत्खनन के अंदर वापस लिखो आर.सी. अग्रवाल व विजय कुमार। कौन सा? आर.सी. अग्रवाल व विजय कुमार। डबल स्टार और नोट लगाकर लिखना समृद्धि काल। बस 3 सभ्यता का ही आपको समृद्धि काल याद रखना है। पहले बोल रहा हूं, याद रखना। लिखो समृद्धि काल 2800 ईसा पूर्व, 2800 ईसा पूर्व। कितना? 2800 ईसा पूर्व। यानी सुन लो, राजस्थान में ही नहीं, पूरे भारत में, किसमें? पूरे भारत में सबसे प्राचीन ताम्र युगीन सभ्यता स्थल बोल दो, वो कौन सा है? बोलो कौन सा? समझाऊं? बोलना मत, मैं पहले कह रहा हूं ना, अब बोर्ड पर देखो, समझ लो। ज्यादा दिन नहीं है, 2 दिन है, और ये मैं अब भी बोल रहा हूं, ये समृद्धि काल हुए, कुछ यूनिक चीजें हुई, ये एग्जाम में पूछेगा। सुन लो, गणेश्वर सभ्यता समृद्धि काल से ही मैं बात कर रहा हूं, पहले समझो फटाक से। समृद्धि काल बात करें तो पहली चीज तो ये स्थल किसका है? ताम्र युगीन का, यानी तांबे से संबंधित। और ये जो स्थल जो बताया गया, इसका समृद्धि काल और इसका समय काल, यानी आज से ये कितने समय पहले था? तो ये था 2800 ईसा पूर्व पहले। तो 2800 ये और 2200 आज के कितने हो गए? देख लो, 5000 ईसा पूर्व पहले का स्थल। और सुन लेना, ये राजस्थान का ही नहीं, पूरे भारत का तांबे में, ताम्र में सबसे प्राचीन स्थल है। और सबसे प्राचीन जो होता है उसको कहा जाता है जननी। याद रखना, इसे कहा गया ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी, ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी। और इसी से रिलेटेड याद करो, खूब सारे तीर्थ स्थल है कि नहीं है,
पर तीर्थों के तीर्थाजीराज किसको कहा जाता है? पुष्कर कहा जाता है कि नहीं कहा जाता? ऐसे ही तांबे के खूब सारे सभ्यता स्थल है, पर याद रखना पुरातत्व का पुष्कर जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता को। हुआ कि नहीं हुआ याद? तो ये उपनाम हो गए किसके? गणेश्वर के। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी और पुरातत्व का पुष्कर। कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? अब सुनो, ये सामान्य जानकारी हुई। अब यहां से प्रमाण क्या मिले? यहां से प्रमाण कोई ज्यादा नहीं मिले हैं, 4-5 प्रमाण मिले हैं। एक तो दो सिरे वाली, यानी दो मुंह, सिरे होते ना, सिरे, सुई होती है, सुई दोनों तरफ मुंह होता कि नहीं होता है? तो बिल्कुल याद रखना, दो सिरों वाली जो सुई के जो प्रमाण मिले वो कहां से मिले? गणेश्वर सभ्यता से। कहां से? गणेश्वर सभ्यता से। दूसरी चीज जो यूनिक चीज है वो बताता हूं। सबसे पहले यहां पर पत्थरों से निर्मित, किससे निर्मित? निर्मित किसके प्रमाण मिले? बांध के प्रमाण मिले। राजस्थान का एकमात्र स्थल जहां से पत्थरों से निर्मित क्या मिले? बांध मिले। दूसरी चीज तांबे का क्या मिला? बाण मिला, जिससे याद रखना तांबे का बाण मिला। अगला पॉइंट मछली पकड़ने का। ये पता नहीं कितने एग्जामों में पूछा हुआ है। मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त हुआ कहां से? गणेश्वर से। और यहां से जो मर्द भांड मिले वो कौन से वर्णी थे? कपीश वर्णी। कपीश वर्णी का मतलब होता है कौन से रंग के? काले रंग के, यानी कृष्ण के रंग के। कपीश वर्णी मर्द भांड प्राप्त हुए। बस ये सभ्यता है आपकी कौन सी सभ्यता? गणेश्वर सभ्यता। और गणेश, एक पॉइंट याद आ गया, गणेश्वर को देखकर आहड़ लिखा ना, आहड़। आहड़ पर कहीं पर भी जगह मिले लिख लो आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता, आहड़ सभ्यता को 8 बार उज्जैन के पास इन्होंने उत्खनन किया, पर इसके पहले अगर तांबा जाता तो कहां से जाता? गणेश्वर से। कहां? लोग कल लिख लेंगे, बोर्ड पर देखना अच्छे से और समझ लेना कौन सी सभ्यता। पहली बात तो बेराट का प्राचीन नाम सुनना अच्छे से। बेराट का प्राचीन नाम जो था वो था विराट नगर। कौन सा नगर? और विराट नगर जो था, याद रखिएगा, मत्स्य जनपद की। कौन से जनपद की? देखो मत्स्य संघ भी पढ़ा, अभी पढ़ लिया मत्स्य जनपद, यानी अलवर, भरतपुर और धौलपुर का जो क्षेत्र था उसको प्राचीन समय में कौन सा जनपद? और इस मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सा नगर, जिसको वर्तमान में क्या कहते हैं? अब सुन लो बच्चा लोग, बेराट सभ्यता की जो खोज की थी वो की थी राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। दयाराम साहनी ने की। सुनते रहना अच्छे से। 1936 और 37 और 8 तक सुनो अच्छे से। उत्खनन में भी यही आएंगे। 2 उत्खनन करता आएंगे बाद में, एक तो कैलाश दीक्षित और नील रत्न बनर्जी। लिखूं? कैलाश दीक्षित व नील रत्न बनर्जी। अब सुनिए फटाक से। अब
दयाराम साहनी ने तो चलो 1936, 37 और 38 के पास इन्होंने उत्खनन किया, पर इसके पहले आमेर में एक कछावा राजवंश के राजा थे, सवाई राम सिंह द्वितीय। कौन थे? सवाई राम सिंह द्वितीय। राम सिंह पढ़ा ना हमने, जिनके काल को मैंने जयपुर का उन्नति काल कहा था, बताया था ना। तो सुनो, सवाई राम सिंह के समय याद रखना, इसी मेरठ की पहाड़ियों से एक सोने का क्या प्राप्त हुआ? कलश प्राप्त हुआ। एक सोने का क्या प्राप्त हुआ? और उसके ऊपर कपड़ा लगा हुआ था, उस कपड़े को हटाया गया, उस कलश में देखा तो बच्चा लोग कुछ हड्डियां वगैरह होती है ना, मतलब भाई हम टीवियों में देखते हैं, वो अंतिम संस्कार करने जाते तब कलश के अंदर अस्थियां वगैरह डालकर लेकर जाते हैं ना, तो सोने के कलश में कपड़ा लगा हुआ और अंदर जब उस कपड़े को खोला गया तो क्या निकली? अस्थियां। क्या निकली? अभी कुछ नहीं कहा कि ये अस्थियां किसकी थी, क्या थी, सुनते रहो आप। तो अब बच्चा लोग, ये बात कौन से सिंह के समय की है? और अब सुनना अच्छे से, सन था 1837। क्या सन था? 1837, 1837। अब बच्चा लोग, हुआ क्या था, 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि हो गई थी ना, जयपुर की, आमेर की, जगत सिंह द्वितीय ने की थी। तब अंग्रेज आ गए थे राजस्थान में, और एक अंग्रेज जो था बेटा रोता फिरता था पहाड़ियों में, मेरठ के आसपास जो पहाड़ियां थी उन पहाड़ियों में घूमता रहता था। तो राजस्थानी उस अंग्रेज को देखते, मैंने तुम्हें शब्द बताया था, एक याद करो, बियावर बताया था। हाँ, वैसे ही सुनो, एक शब्द और आ रहा है बच्चा लोग। एक कौन था, फटाक से बताओ? अंग्रेज का नाम था कैप्टन बर्ट। क्या नाम था? और कैप्टन बर्ट कौन सी पहाड़ियों में घूमता था? मेरठ की पहाड़ियों में घूमता था। तो सुनना, मेरठ के अंदर बिल्कुल खूब सारी पहाड़ियां, डूंगरियां थी, तो ये ज्यादातर एक डूंगरी के आसपास घूमता था। अब उस डूंगरी का नाम कुछ नहीं था, पर वहां पर फिरता ज्यादा था। रोता कौन? कैप्टन बर्ट। एक ही पहाड़ी के चारों तरफ ऐसे फिरता रहता। जयपुर के लोग उधर से आते तो बिल्कुल उस अंग्रेज को हर कोई देखते। तो बच्चा लोग वापस जब बैठते, कौन? जयपुर के आदमी मिलते के यार उधर पहाड़ी की तरफ तो वो अंग्रेज फिरता बेटा, कि कौन? कैप्टन बर्ट। ये तो हम नाम ले रहे, पहले अंग्रेजों के नाम आते नहीं थे, कि वो बीजो। बर्टन का नाम क्या रखा? कि बीजो बेटो ई पहाड़ी पर रो तो फिरे, मारवाड़ी भाषा में कहते हैं ना। तो उसी कैप्टन बर्ट का उच्चारण हुआ बीजा। क्या हुआ? और बीजा जिस पहाड़ी, जिस डूंगरी पर फिरता था, उसका नाम रख दिया बीजक पहाड़ी या बीजक डूंगरी। बोलोगे? अब वो क्यों फिरता था, उसका मकसद था। इसी कैप्टन बर्ट को 1837 में, बाद में इसी के नाम पर हम राजस्थानियों ने नाम दिया, कौन सी पहाड़ी? बीजक पहाड़ी। यानी बर्ट को हम बीजा कहते थे, और बीजा जिस डूंगरी पर फिरता था उसको बीजक डूंगरी। तो इसी कैप्टन बर्ट को 1837 में बीजक डूंगरी से एक शिलालेख प्राप्त हुआ, जिसका नाम था भाब्रू शिलालेख। कौन सा शिलालेख? जिसको कहा गया अशोक का शिलालेख। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? 1837 में इसी कैप्टन बर्ट को बीजक डूंगरी से कौन सा शिलालेख प्राप्त हुआ? भाब्रू शिलालेख, जिसका दूसरा नाम अशोक का शिलालेख। और इसमें अशोक के बुद्ध, धम्म
और संग जो संविदा थी, संहिता थी, उसकी जानकारी मिलती है। अब बताओ, आपसे ही सवाल पूछता हूँ, कितना भयंकर सवाल बनेगा, बच्चों को पता तक नहीं चलेगा कि ये सवाल पूछना क्या चाहता है, जहां तक कि होगा सामान्य जानकारी। यहां पर नाम किसका आया? अशोक का। फटाक से बताओ, अशोक कौन से वंश का था? बहुत बढ़िया, एक चीज हो गई। अब बाद में बच्चा लोग यहीं पर बेराट में ही किससे रिलेटेड? बुद्ध, महात्मा बुद्ध हुए ना, महात्मा बुद्ध की मूर्ति प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई? मूर्ति। और इनसे संबंधित स्तूप प्राप्त हुआ, एक बड़ा स्तूप प्राप्त हुआ जो मथुरा शैली में बना हुआ था। कौन सी शैली में? और जब ये प्राप्त हुआ बच्चा लोग, तब भी अंदाजा लगाया कि यहां से क्या प्राप्त हुआ था? सोने का कलश। इस सोने के कलश में जो अस्थियां थी वो बुद्ध की अस्थियां थी। किसकी थी? बुद्ध की अस्थियां। ये अंदाजा लगाया, पहले नहीं पता था। जब यहाँ से बुद्ध से रिलेटेड कुछ और प्रमाण मिले, तब सिर्फ अंदाजा लगाया गया कि उस सोने के कलश में जो अस्थियां थी, किसकी थी? बुद्ध की। पता चला ना? अब सुनो अच्छे से, बुद्ध से संबंधित भी प्रमाण मिले ना, तो ये हो गई सभ्यता कौन सी? बौद्ध कालीन। कौन सी कालीन? मौर्य से संबंधित प्रमाण मिले कि नहीं मिले? तो हो गई कौन सी कालीन? अब सुनना, कहा जाता है कि इसी विराटनगर, इसी बेराट में पांडवों ने भी अज्ञातवास अपना क्या बिताया था? समय बिताया था। और पांडवों का उल्लेख होता है महाभारत में। अब सवाल सुनना खतरनाक वाला, वह सभ्यता स्थल जो जहां से महाभारत कालीन, बौद्ध कालीन और मौर्य कालीन सभ्यताओं के प्रमाण मिले, वो कौन सी थी? बेराट। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ये चीजें समझो, और समझोगे तभी समझ में आएगा। अब वहां पर 3 नाम देखते, महाभारत कालीन, बौद्ध कालीन और मौर्य कालीन। मौर्य कालीन से संबंधित सम्राट अशोक का शिलालेख, बौद्ध कालीन से संबंधित बुद्ध की मूर्ति और अस्थियां, और महाभारत के कालीन पांडवों ने अज्ञातवास क्या बिताया था? समय। कल आपकी रहेगी लास्ट क्लास।